नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलीला भव्या एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के बीच संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 30 प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं और इसी के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो भी आपको क्लियर होता रहे। आप सभी से एक और निवेदन है जो पिछले वीडियो में मैं नहीं कर पाया कि मेरे चैनल को कृपया लाइक कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर जोड़ करके अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? हम सभी को पता है कि जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहीं कहीं पे आपको जो है स्विट्जरलैंड की जगह पर मिल जाता है स्विस, तो आप ध्यान रखेंगे स्विस मनोवैज्ञानिक बोले या स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक बोले, बात एक ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दूसरा हमारा है, जीन पियाजे का सिद्धांत किस बात पर आधारित है, हम इसको कह सकते हैं इस रूप में। और ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें यहाँ पे 4 विकल्प है। ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी मनोविश्लेषणवाद और डी अनुबंधवाद। अब अनुबंधन कोई वाद नहीं है। एक एक करके हम लोग सही उत्तर पर जाने से पहले, तब तक आप लोग अपना उत्तर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। पहला व्यवहारवाद। व्यवहारवाद हम सभी को पता है, व्यवहारवाद के जनक किनको कहा जाता है? जॉहन वी वॉटसन द्वारा व्यवहारवाद का जन्म हुआ था और ये इसके जनक कहलाते हैं। मनोविश्लेषणवाद, इसका जनक कौन कहलाता है? तो इसका जनक कहलाते हैं सिगमंड फ्रायड, ये मनोविश्लेषणवाद के जनक है। अनुबंधन के संबंध में जब हम बात करेंगे तो याद रखेंगे कि अनुबंधन की शुरुआत हुई थी पावलव से। पावलव का जो सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन, वहां से अनुबंधन सिद्धांत की शुरुआत हुई और उसके बाद वॉटसन ने जो अपना सिद्धांत दिया व्यवहारवाद, वो पावलव के सिद्धांत से प्रेरित था। अब रचनावाद हमारा एक जो ऑप्शन है वो रह जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि पियाजे रचनावाद पर इनका सिद्धांत आधारित है कि बच्चा अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, वह स्वतः ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है और उसके लिए वह वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हुआ बी रचनावाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ए शारीरिक वृद्धि, दो बी भावनात्मक विकास, सी मानसिक संरचनाओं का विकास, डी सामाजिक परिपक्वता। सही उत्तर क्या होगा साथियों? संज्ञानात्मक विकास, तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास में जब हमसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, इसको हम संज्ञानात्मक विकास के रूप में जानते हैं। अब ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान प्राप्त करती हैं वो अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करती हैं, जो भी प्रदत्त होता है एक बच्चे को। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ में अगर हम ध्यान रखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा मानसिक संरचनाओं का विकास। इसे जीन पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा नाम से जाना जाता है। एक मानसिक ढांचा जिसमें आप अपने जीवन के अनुभव जो आपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किए हैं उसे संकलित रखते हैं अपने मस्तिष्क में। तो मानसिक संरचनाएं या मानसिक ढांचा जिसमें जीवन के अनुभव संकलित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसे स्कीमा के नाम से जाना जाता है और इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी सही। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया? हम सभी जानते हैं कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और तीसरी है औपचारिक या अमूर्त संक्रिया अवस्था,
11 से 15 वर्ष या उससे अधिक। तो इसका सही उत्तर हो गया कि 4 अवस्थाएं हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संवेदी गतिक अवस्था की आयु है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, संवेदी प्रेरक या संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पे संवेदना से मतलब है कि वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञात प्राप्त कर रहा है। गतिक का मतलब ये है कि वो अपनी शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल जो नियंत्रण है वो अपने शारीरिक पर ले रहा है इसका। और ये अवस्था कौन से वर्ष की है, जो मैंने बताया भी था अभी ठीक इससे पहले प्रश्न पर, तो वो है जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष आपको मिलेगा। आंसर ए सही है इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ऐसा गुण है जिसमें बच्चा ये समझ जाता है कि अगर उसके सामने से कोई वस्तु हटा ली जाए तो उसका अस्तित्व तब भी है। नॉर्मली क्या होता है, छोटे बच्चों को कोई चीज आपके घर में उन्होंने उठा ली, रिमोट उठा लिया टीवी का, तो आप क्या करते हो, धीरे से उसके हाथ से रिमोट लेके कहते हो वो देखो ले गया, गायब हो गया, और बच्चे को कोई खिलौना दे देते हो, बच्चा मान जाता है। अगर बच्चा मान जाता है तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित नहीं हुआ है। अगर बच्चा जो है मानने की जगह पर उस रिमोट को ढूंढने लगता है या आपसे उसके लिए रोने चिल्लाने लगता है, तो इसका मतलब बच्चा जान गया है कोई वस्तु उसके सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो वस्तु के अस्तित्व से संबंधित होता है वस्तु स्थायित्व, और ये गुण अंतिम वर्ष में विकसित होता है संवेदी प्रेरक, जो कि पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, संवेदी गतिक या संवेदी प्रेरक, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, इसे कहते हैं। अगर केवल बच्चा अपने दृष्टिकोण से सोचता है तो जीन पियाजे के सिद्धांत में इसे कहा जाता है क्या? ए संरक्षण, बी आत्म केंद्रिता, सी संतुलन, डी वर्गीकरण। हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा अपने दृष्टिकोण से अगर केवल सीखेगा तो इसे आत्म केंद्रिता कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। आत्म केंद्रित से क्या मतलब है? बच्चा जो अपने विचार में जिस चीजों को सोचता है उसे सही मानता है। एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि बच्चे ने एक अपनी आंखें बंद कर ली और वो कंगारू की तरह वो या शुतुरमुर्ग की तरह ये मान लेता है, उसने अपना गड्ढे में मुंह डाल लिया कि अब मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं देख पा रहा है। तो बच्चे ने आंखें बंद कर ली, उसने ये सोचा कि अब तो मुझे कोई देख ही नहीं सकता है। तो ऐसा अगर वो दृष्टिकोण रखता है तो इसे आत्म केंद्रित कहा जाएगा। और ये आत्म केंद्रित की जो अवस्था होती है ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रिया। तो पूर्व संक्रिय अवस्था में इस गुण का विकास होता है, अगर उसको जो 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आत्म केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? तो अभी हमने जैसे कि आपको बताया कि ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जस्ट इससे पीछे वाला प्रश्न इसी से रिलेट कर रहा है, और इसका वर्ष कितना है? 2 से 7 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नवा प्रश्न हमारा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु अभी पिछली प्रश्न में मैंने बताया है 2 से 7 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे 2 से 7 वर्ष उसकी आयु है। और अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए, संरक्षण जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय का तात्पर्य होता है कि बच्चा जो है वो ये समझने लगा है कि किसी वस्तु के बाहरी रूप जैसे आकार, आकृति या व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, तो उससे उस वस्तु के बाहरी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, या आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे मात्रा, संख्या या द्रव्यमान या आयतन में। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक बच्चे के सामने हमने 2 ग्लास लिए, उसमें दोनों में समान आकृति के आकार के ग्लास लेकर फिर उनमें पानी डाल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक ग्लास का पानी एक लंबी सी आकृति वाले ग्लास, ध्यान होगा आप लोग कभी किसी चाय में जाते हो पीने, दुकान, चाय वाले की दुकान में, तो पहले जमाने में वो लंबे वाले कांच के ग्लास चला करते थे, उसमें देखने में तो बहुत ज्यादा होती थी चाय, पर आती नहीं थी। तो आपने उसमें क्या किया, जो 2 समान ग्लास थे उसमें से एक ग्लास की चाय या पानी आपने लंबे वाले ग्लास में डाल दिया। अब आपने बच्चे से पूछा दोनों में से किस ग्लास में चाय ज्यादा है या पानी ज्यादा है? तो बच्चा क्या कहेगा? लंबे वाले ग्लास में ज्यादा है। और इसीलिए छोटी एज में क्या होता है कि बच्चा जो है लंबी चीजों में या गहरी दिखने वाली चीजों की जगह पर फैली चीजों को ज्यादा पसंद करता है उनमें सामान लेना, क्योंकि उसे लगता है इसमें मुझे ज्यादा मिला है। अगर वो ऐसा सोच पा रहा है तो उसके अंदर संरक्षण का गुण विकसित नहीं हुआ है। और ये अवस्था जो है
संरक्षण की ये विकसित होती है तब जब बच्चा संक्रियाएं करना शुरू कर देता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। याद रखेंगे कि इसकी अवस्था क्या है, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संरक्षण सिद्धांत विकसित हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि औपचारिक में नहीं है, शुरुआत होती है मूर्त संक्रिया से और एक बार जो चीज डेवलप हो गई वो आगे की अवस्थाओं में आपको मिलेगी। लेकिन मूर्त से पहले वाली जो अवस्थाएं हैं, चाहे वो संवेदी गतिक हो और चाहे वो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो, इन अवस्थाओं में इसका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया सही, मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद जो है अगले प्रश्न पर आते हैं अपने। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। ए, बच्चे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमने आपको पहले ही इसमें बताया अभी कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। जीन पियाजे ने उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा है, हम ये ध्यान रखेंगे। बच्चे अपने वातावरण के साथ क्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि संरचनावाद या रचनावाद, तो उत्तर हमारा बी सही है। नीचे देख लेते हैं सी ऑप्शन क्या है, ज्ञान पूरी तरह से माता पिता द्वारा सिखाया जाता है। डी, ज्ञान जन्मजात होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर इसका सीधे सीधे बी सही आ रहा है, क्योंकि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, अपने वातावरण के साथ अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से क्रिया द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा करते हैं और इस तरह से स्कीमा उसके डेवलप होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसका उत्तर क्या सही हो गया, इसका उत्तर बी सही है। हमारा 12वें प्रश्न में हम आते हैं और 12वां प्रश्न हमारा है, अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन किस अवस्था में होता है। तो अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन किस अवस्था में होता है, तो याद रखिए कि अमूर्त से तात्पर्य क्या है कि आपने किसी बच्चे से कहा कि एक कमरे की लंबाई 4 फीट और एक कमरे, उसी कमरे की चौड़ाई जो है 5 फीट है। अब इस कमरे में आप दूसरा कमरा उसको बता रहे हैं कि एक कमरे की चौड़ाई 6 फीट है और उसकी चौड़ाई जो है 8 फीट है। दोनों में से कौन सा कमरा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ए या बी। अब इस तरह का जो चिंतन है वो आपके पूर्व संक्रिया अवस्था में अगर बच्चा है तो वो नहीं कर सकता है, अगर वो मूर्त संक्रिया में है तो भी नहीं कर सकता है। वहां पर क्या होगा कि आप उसको दोनों कमरों में लेके जाइए और तब वो बता देगा कि बी वाला कमरा जो है वो बड़ा है और ए वाला कमरा छोटा है। लेकिन संवेदी गतिक में तो बिल्कुल नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता संवेदी गतिक में, उसमें बच्चा तो बहुत छोटा होता है। औपचारिक संक्रिया अवस्था जो हमारी 11 वर्ष से शुरू होती है और 15 वर्ष या उससे अधिक जाती है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन या एक और चिंतन के नाम से इसको जानते हैं परिकल्पनात्मक चिंतन, ये करना शुरू कर देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो हमारा आंसर है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो हमारा कब से कब, किस अवस्था कब से कब तक है, 11 से 15 या उससे अधिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। औपचारिक संक्रिया अवस्था प्रारंभ होती है, तो याद रखिएगा प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, औपचारिक अवस्था संक्रिया अवस्था प्रारंभ होती है, प्रारंभ, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रारंभ कब होती है, 11 वर्ष से, और 15 वर्ष तक तो उसकी लिमिट दी है ना, प्रारंभ की एज पूछ रहा है तो 11 वर्ष से। आंसर इसका क्या सही होगा, सी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 14वां प्रश्न है, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना कहलाता है। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना कहलाता है। ए, समायोजन, बी, आत्मसातीकरण, सी, संरक्षण, डी, संतुलन। ध्यान रखिए कि जो भी बच्चा जानकारी प्राप्त करता है, मैंने पहले भी बताया, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने वातावरण को जानता है। जब वो अपने पूर्व ज्ञान में कोई नई जानकारी जो है वो जोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण। देखिए कोई भी जानकारी बनती है तो स्कीमा डेवलप होती है। इसी स्कीमा में उसको कोई भी जानकारी नई मिली जो कि उसके स्कीमा से रिलेट कर रही है, उसने वो नई जानकारी अपने स्कीमा में फिट कर दी। अगर वो स्कीमा में फिट हो गई तो आत्मसातीकरण। जैसे कि बच्चा को आपने सिखाया कि भाई जो है आग जले तो पानी डाल दिया करो, कहीं पे आग जल रही थी, उसने पानी डाल दिया, आग बुझ गई। तो उसने देखा कि हाँ भाई, अगर कागज की हो, लकड़ी की हो, कोई आग हो, उसमें पानी डाल दो तो बुझ जाती है। तो इस तरह उसका जो स्कीमा आपने डेवलप किया था उसका आत्मसातीकरण हो गया, जब एक नवीन परिस्थिति में उसने वो चीज देखी। लेकिन उसी जगह पे क्या हुआ, एक जगह आग लगी तेल से,
अब वो पानी डाल रहा है, पानी के से आग और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है कि उसका जो पुराना ज्ञान है, जो स्कीमा थी, वो काम नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने ज्ञान में संशोधन कैसे करेगा? कोई व्यक्ति उसे बताता है कि भाई देखो, अगर तेल एल की आग हो तो उसमें पानी से काम नहीं होगा, मिट्टी डालो तो उससे तेल जो है उससे सोखेगा, आग आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो जानकारी उसे प्राप्त हुई, वो अपने स्कीमा में इससे क्या कर लेगा? संशोधन करेगा और उसकी जानकारी में विस्तार होगा, और इसको हम बोलेंगे समायोजन। तो असिमिलेशन और एकोमोडेशन दो शब्द हैं। असिमिलेशन इज रिलेटेड टू द आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन इज रिलेटेड टू द समायोजन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना कहलाता है। तो सीधी सी बात है, अगर उसके पुराने स्कीमा में कोई चीज फिट हो जा रही है तो वो कहलाएगा आत्मसातीकरण। अगर फिट नहीं हो पा रही है और वो अपने ज्ञान में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है नई जानकारी के आधार पर, तो वो परिवर्तन जो है समायोजन कहलाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आत्मसातीकरण बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन कहलाता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया पुराने ज्ञान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अगर वो परिवर्तन कर रहा है तो वो आत्मसातीकरण तो हो ही नहीं सकता। आत्मसातीकरण में क्या है? जो नवीन ज्ञान मिला वो पुराने ज्ञान या पुराने स्कीमा में सेट हो जाता है। लेकिन अगर उसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है तो फिर उसको हम समायोजन कहेंगे या एकोमोडेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आत्मीकरण, जो भी मैं कह रहा था आपसे कि इसको एसिमिलेशन कहते हैं, देखिए स्पेलिंग आपको अपने आप मिल गई। एसिमिलेशन या सामंजस्य या समायोजन भी कहते हैं इसको। अलग अलग नामों से जानते हैं पर इंग्लिश एक ही रहती है, इसलिए तो ज्यादातर तो फिलहाल यही कहता हूँ कि इंग्लिश के टर्म जरूर ध्यान रखें। तो एकोमोडेशन पियाजे के सिद्धांत में क्या भूमिका निभाते हैं? कहता है आत्मसातीकरण, ये क्या है? नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट कर देना। समायोजन क्या है? नई जानकारी के आधार पर पुराने ज्ञान में संशोधन, विस्तार या परिवर्तन करना, स्कीमा को चेंज करना। तो अब यहाँ पर क्या है? क्या भूमिका निभाते हैं पियाजे के सिद्धांत में? ये ज्ञानात्मक विकास के चरण हैं? ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत है। चरण तो 4 हमने बता चुके हैं। ये नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में मानसिक संरचनाओं में समायोजित करने या स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया है जो विकास को बढ़ावा देती है। बिल्कुल ठीक, अभी आपसे यही बात तो मैं कह रहा था। यह भाषा सीखने के तरीके हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये केवल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये तो आजीवन चलेंगे। तो इसका आंसर सही क्या हो गया? बी। तो इस आंसर को बहुत ध्यान में रखेंगे, ये कई प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 17वां। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? तो हम सभी को पता है बच्चा कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? रटने से? नहीं, बच्चा ज्ञान रटने से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करेगा। बच्चा ज्ञान प्राप्त रटने से ना करेगा, शिक्षक द्वारा भी नहीं। स्वयं क्रिया, नन्ना वैज्ञानिक। क्या है? नन्ना वैज्ञानिक है। तो याद रखेंगे, उन्होंने बच्चे को नन्ना वैज्ञानिक कहा है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वयं क्रिया से। अगले प्रश्न के उत्तर की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, उत्तर तो भी आप देखेंगे। निम्न में कौन पियाजे की विशेषता नहीं है? तो अब देखते हैं बहुत ध्यान से, पियाजे की विशेषता क्या नहीं हो सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा, जब बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मान रहा है तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। सक्रिय शिक्षार्थी, बिल्कुल ठीक है। निष्क्रिय शिक्षार्थी, ऐसा कहीं नहीं कहा है पियाजे ने, उसने तो सक्रिय माना है। और खोज द्वारा सीखना, जब वैज्ञानिक की बात कर रहा है, नन्ना वैज्ञानिक बता रहा है बच्चे को, तो निश्चित तौर पर खोज द्वारा सीखना भी सही है। तो कौन सी विशेषता, सी टेट में ये चीज जरूर होती है, कौन सी नहीं है? पता चला पहला आपने देखा, टिक मार दिया कि हाँ ये सही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 सही है और 1 गलत है। ये नहीं है पर विशेष फोकस कीजिए। तो उत्तर वो है जो इसमें नहीं है, यानी कि आंसर है हमारा निष्क्रिय शिक्षार्थी, सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। संरक्षण से संबंधित है। तो याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 गिलास हैं संरक्षण सिद्धांत में, और एक समान जैसे दिखने वाले, और उन दोनों गिलासों में क्या होता है? बच्चा जो है उसको आपने कोई चीज पहले दिखाई कि 2 गिलासों में जो है दी गई, और फिर एक ग्लास का जो है आपने क्या किया, ए वाले ग्लास को आपने एक लंबे से ग्लास में जो है उसका पानी आपने शिफ्ट कर दिया। अब बच्चे से कहा बताओ, बी वाले ग्लास में पानी ज्यादा है, ए की सी वाले में ज्यादा है, जबकि सी वाले में पानी आपने ए से भरा है। तो बच्चा कहेगा नहीं, सी वाले में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा है। अगर बच्चा ऐसा कह रहा है कि लंबाई ज्यादा के आधार पे अपना डिसीजन ले रहा है, तो उसके अंदर कौन सी योग्यता विकसित नहीं हुई है? संरक्षण। और अगर संरक्षण विकसित हो गया है तो वह
क्या जानने लगता है कि किसी वस्तु के बाहरी रूप में कोई परिवर्तन करने से उस वस्तु की मात्रा, संख्या, द्रव्यमान या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मात्रा की स्थिरता को बताता है। आंसर है हमारा बी। ध्यान रखिएगा संरक्षण सिद्धांत को, मात्रा की स्थिरता। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्याजे का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? प्याजे का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? ए है अनुशासन, बी है अनुभव, सी है दंड, डी है अभ्यास। तो हमें बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव जो वो सक्रिय अपने वातावरण के साथ प्राप्त करता है, उस पर ही प्याजे का सिद्धांत बल देता है। क्रमिक रूप से उसके अनुभव जटिल होते जाते हैं और ज्ञान का निर्माण और उच्च स्तर पर बढ़ता जाता है। ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो गया सही? बी, अनुभव। कैसे प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों से। 21वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 21वां प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण कर सकता है? वर्गीकरण का मतलब क्या है? जैसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाना, ठीक है, या आकृतियों के आधार पर बच्चों को देना कि आप जो है चौकोर आकृति अलग कर दो, गोलाकार आकृति अलग कर दो, ठीक है, इस तरह की, या जानवरों को आप जो है चार पैर वाले अलग कर दो, उड़ने वाले अलग कर दो। ये जो वर्गीकरण है, ये बच्चा किस अवस्था में कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए पूर्व संक्रिया अवस्था, बी संवेदी गतिक अवस्था, सी मूर्त संक्रिया अवस्था, डी औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब हमें ध्यान रखना है कि जो ये वर्गीकरण की योग्यता है, ये वर्गीकरण बच्चे में तभी विकसित हो सकता है जबकि वो संक्रिया करने लगे, गढ़ती है, और संक्रिया करने की शुरुआत होती है मूर्त संक्रिया अवस्था से। ठीक है, तो बच्चा वर्गीकरण की शुरुआत जो करता है वो किस अवस्था से करता है? वो मूर्त संक्रिया अवस्था से करता है। प्रश्न में एक चीज और होनी चाहिए थी, अगर इसी प्रश्न में, देखिए शुरुआत तो मूर्त संक्रिया से, उत्तर बिल्कुल कंफर्म सही है सी, लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा जटिल कर दें कि वस्तुओं का वर्गीकरण कब कर सकता है, तो मूर्त संक्रिया, और कह दे कि अगर वहां पर क्या है कि आपके चिंतन के आधार पर या वो संकेतात्मक रूप से जो है चीजें उसके सामने प्रस्तुत की जाए और फिर वर्गीकरण करने को किया जाए, करने को कहा जाए, अमूर्त रूप से वस्तुएं हों या उसके सामने प्रश्न दिए जाएं, तो उस स्थिति में आंसर होगा औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, आपने बच्चे के सामने अलग अलग आकृति के गुटके रख दिए लकड़ी के या प्लास्टिक के, और कह दिया इसको बड़े से छोटे के ऑर्डर में लगाओ, बच्चा लगा दे रहा है, तो ये अवस्था वर्गीकरण तो कर रहा है लेकिन ये मूर्त संक्रिया है, उसको चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर आपने फिर वही जो मैंने एक कमरे वाला एग्जांपल दिया था, अलग अलग आपने उसको गणितीय भाषा में बोला कि ऐसी लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी और ये था, फिर उसको लगाइए, तो इस अवस्था में आने के लिए उसको औपचारिक संक्रिया अवस्था में करना पड़ेगा, तब वो जाकर के ये वर्गीकरण कर पाएगा। लेकिन वर्गीकरण की शुरुआत जो हो जाती है वो मूर्त संक्रिया अवस्था से हो जाती है, लेकिन वो आपका वर्गीकरण कब कर पाता है? जब वो दृश्य हो। ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया सी इसका सही। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्याजे के अनुसार सीखना है, प्याजे के अनुसार सीखना है, फिर देखिए प्रश्न लगभग रिपीटेड है वो। निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। सक्रिय रूप से होगा, सक्रिय प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल ठीक। यांत्रिक है ना, जैविक है ना। आंसर क्या सही है? सीखता कैसे है? सक्रिय रूप से सीखता है। आंसर बी सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं कि मैं मेहनत करके आपके लिए बनाऊं, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको प्रामाणिक जानकारी मिले, कहीं भी ऐसी कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगता भी है कि आपको लग रहा है कि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था, सर ऐसा बता रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर के उस क्वेरी को पूछ लें। मैं आपको निश्चित तौर पे आपके संदेह का निवारण करके दूंगा, प्रामाणिक रूप से दूंगा। तो इतनी मेहनत है मेरी आपके लिए, आपसे मेरे को ये निवेदन है थोड़ा सी मेहनत कि चैनल को लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक उसको भेजें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है, ध्यान रखिए कौन सी अवस्था कह रहा है? मूर्त संक्रिया। कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष। अब पहला, कल्पना करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो किसमें होगा? और अमूर्त या औपचारिक अवस्था में, सबसे सर्वोच्च ऊंची अवस्था जो है जीन प्याजे की, चौथी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर मूर्त संक्रिया में क्या है? मात्रा की तुलना। मात्रा की तुलना क्या होता है? संरक्षण। संरक्षण सिद्धांत कब विकसित होता है? बिल्कुल सही, मूर्त संक्रिया अवस्था में। अब
आगे आते हैं आत्म केंद्रिता। ये किस अवस्था में होता है? ये दूसरी अवस्था में होता है। जो कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रिय अवस्था। ठीक है, तो ये तो दूसरी अवस्था में विकसित होता है, ये भी गलत हो गया। प्रतीकात्मक खेल, ये भी दूसरी अवस्था से संबंध रखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक खेल जो होते हैं ये दूसरी अवस्था से संबंध रखते हैं। अब ये प्रतीकात्मक खेल होते क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रतीकात्मक खेल या काल्पनिक खेल वो होते हैं जब बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा आपके किसी भी डब्बे को ले लिया और कान में लगा लिया और हेलो हेलो या उसको मोबाइल की तरह यूज करने लगा, तो वो उसके माध्यम से फोन को प्रतीक रूप में प्रयोग कर रहा है। इस तरह के खेल जो बच्चा है वो किस अवस्था में खेलता है? तो वो पूर्व संक्रिय अवस्था में खेलता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रतीकात्मक खेल और आत्म केंद्रिता, ये दूसरी अवस्था जो पूर्व संक्रिया है, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है, इसकी विशेषता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? मूर्त संक्रिया अवस्था की विशेषता क्या हो जाएगी? मात्रा की तुलना, और जो किस में करता है वो? संरक्षण सिद्धांत में। तो आंसर हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा प्रयास ये है कि आपको प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ ये सिद्धांत की टर्म और इसके बारे में जानकारी भी मिलती जाए, ताकि अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आप इस वीडियो के बाद आसानी से दे सकें। प्रतीकों और भाषा का विकास प्रमुखता किस अवस्था में होता है? देखिए, सिंबॉलिक जो डेवलपमेंट होता है और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो भाषा विकास की अवस्था, प्रतीकों के विकास की अवस्था जो कही जाती है, वो कही जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जो हमारी कहाँ से किस वर्ष तक होती है? 2 से 7 वर्ष। ऐसा नहीं है कि भाषा का विकास इसके बाद नहीं होगा, लेकिन सर्वाधिक भाषा विकास की जो शुरुआत होती है, ज्यादा से ज्यादा जो भाषा विकास होता है, वो हमारा इस अवस्था में, बी जो हमारा ऑप्शन है पूर्व संक्रिया, इसमें हो जाता है। तो आंसर बी इसका सही होगा। अब इसके बाद प्रतीक भी, भाषा के जो ए बी सी क्या है, प्रतीक ही तो है, तो इनका विकास होता है। ठीक। 25वां प्रश्न मेरा है, प्याजे के अनुसार विकास होता है, अचानक हो जाता है, क्रमिक होता है, असंगठित होता है, अनियमित होता है। अभी मैंने आपको बताया है, एकदम क्रमिक रूप से विकास है। जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो अचानक नहीं होगा, असंगठित नहीं होगा, अनियमित नहीं होगा। उत्तर इसका बी सही है, क्रमिक होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न है, प्याजे के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? प्याजे के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? यानी कि एक प्रकार से कि प्याजे के सिद्धांत की क्या क्रिटिसिज्म है, वो आपसे ये जानना चाह रहा है। ऑप्शन ए है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरणों को पहचाना। ये तो कोई आलोचना नहीं है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव को कम करके आंका। बिल्कुल आप ये बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने बच्चों को छोटे वैज्ञानिक के रूप में देखा। सी, दुनिया को समझने में सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। ये तो अच्छी बात है, ये भी ठीक बात है, पहला भी ठीक बात है। एक जो कमी हमारे सामने निकल के आई, वो ये कि उन्होंने समाज की भूमिका को और संस्कृति के प्रभाव को अपने सिद्धांत में स्थान नहीं दिया, या बहुत न्यूनतम स्थान दिया, और ये उनके सिद्धांत की एक आलोचना का कारण बना। क्योंकि किसी भी बच्चे के विकास में, उसके ज्ञान के विकास में समाज और उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये वेगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा भी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये इनकी एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को कम आंका। इसका आंसर क्या हो गया? बी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की कौन सी प्रमुख सोच की विशेषता होती है? देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कौन सी प्रमुख सोच की विशेषता होती है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्रतीकात्मक सोच और क्यों वाले प्रश्न पूछता है, और इसमें इसीलिए उसके ज्ञान का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। और ईगोसेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रित होता है। सीधे सीधे बी आंसर हो गया इसका। तार्किक और व्यवस्थित सोच हो जाएगा किसका? वो मूर्त संक्रिया अवस्था में। और संरक्षण की समझ भी मूर्त संक्रिया अवस्था में। अमूर्त हमारा होगा नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज है। और ये पूछ रहा है पूर्व संक्रिया के लिए, आंसर हो गया बी, प्रतीकात्मक सोच और क्यों वाले प्रश्नों को पूछना। आंसर बी इसका सही है। 28वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अभी ये मेरा एमसीक्यू का दूसरा वीडियो है, और इसके माध्यम से थोड़ा सा आपको ये कि आप जीन प्याजे पे ज्यादातर कंफ्यूजन्स भी रहते हैं, तो एक प्रयास है मेरा। ऐसा नहीं है कि जीन प्याजे पे ये केवल यही 30 एमसीक्यू मैं कराऊंगा। सीटीईटी की परीक्षा में जो अन्य प्रश्न आए उनके वो भी मैं आपको कराऊंगा, और साथ ही साथ जीन प्याजे का सिद्धांत भी आपको हम अपने एक वीडियो में कक्षा के तौर पे आपको पढ़ाएंगे व्याख्या सहित। और फिर उसके बाद हम पिछले प्रश्नों को लगाएंगे जो सीटीईटी में आए या टीईटी में आए। तो आगे मैं बढ़ता रहूंगा, बस आपका सहयोग मुझे
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में चाहिए। 28वां प्रश्न है, पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया? बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया अपने सिद्धांत को खोजने में या अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने में? तो ध्यान रखिए, प्रयोगशाला प्रयोग नहीं है, वैसे भी मनुष्यों पे नहीं हो सकता। निरीक्षण, साक्षात्कार, ये सभी। तो अब यहाँ पर आंसर आपको देखना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया। तो देखिए, मुख्यतः तो इनका प्रयोग था निरीक्षण, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा, इन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यूज भी लिए। अच्छा, प्रयोगशाला प्रयोग जो है वो केवल मनुष्यों पर पूरी तरह से, केवल अगर इस पर प्रयोग किया जाएगा तो हमें डिसीजन सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य को अगर हम केमिकल की तरह देना चाहें तो भौतिक विज्ञान और हमारा मानव विज्ञान दोनों डिफर करता है। तो प्रयोगशाला प्रयोग पर हम अगर प्रयोग करते हैं तो उसकी बाह्य वैधता कम हो जाती है। तो लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ निरीक्षण, सबसे महत्वपूर्ण, ये दो चीजें इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोग की हैं, निरीक्षण और साक्षात्कार। तो चूंकि निरीक्षण और साक्षात्कार किए हैं तो आंसर हमारा सीधे सीधे यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रयोगशाला प्रयोग अभी उतने उन्होंने वहां पर नहीं अपने सिद्धांत में प्रयोग किए, लेकिन निरीक्षण और साक्षात्कार दोनों का ही प्रयोग, साक्षात्कार में नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में। बच्चों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया बिहेवियर का, उनके नैदानिक इंटरव्यूज लिए जिसमें खुले छोर के प्रश्न पूछे और उस उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, आंसर हो जाएगा इसका डी। 29वें प्रश्न पर आ जाते हैं। एक किशोर जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर सकता है। किशोर, ध्यान रखिएगा ये बात, कौन कर रहा है? किशोर कर रहा है। अब अगर किशोर कर रहा है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि उसकी उम्र क्या होगी, क्या 2 से 7 होगी, 7 से 11 होगी, 11 से 15 होगी? तो याद रखिए 11 से 15 या उससे अधिक ही होगी, तभी हम उसे किशोर की श्रेणी में डालेंगे, क्योंकि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। अब इसका मतलब ये कौन सी अवस्था की बात कर रहा है प्रश्न? अमूर्त संक्रिय अवस्था की। उसकी विशेषता क्या होती है? संरक्षण भी कर लेता है, उसमें विलोमिता भी विकसित हो जाती है, बहुपक्षीय अवलोकन विकसित हो जाता है। ये 3 तरह की योग्यता, और इसके अलावा वो अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता, ये सब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है अमूर्त तथ्यों के संबंध में। तो कहता है परिकल्पनाएं बना सकता है। ये किस अवस्था से संबंधित है? सीधे सीधे आंसर अब तो बोल ही दिया आपको, औपचारिक संक्रिया, जिसे अमूर्त संक्रिया अवस्था भी कहा जाता है, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। सही आंसर है सी। अब 30वें प्रश्न पे आते हैं, जो आज का एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले फिर एक बार आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोई भी प्रश्न पर अगर आपको क्वेरी हो, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति हो, कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप आकर के उस अपने संदेह को मेरे माध्यम से दूर कर सकते हैं और प्रामाणिक रूप से कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वस्तुओं को उनके आकार या रंग के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए, वस्तुओं को, यहां पर फोकस कीजिएगा, वस्तुओं को उनके आकार या रंग के आधार पर ये क्षमता किस अवस्था में होती है? तो मैं इससे पहले वाले प्रश्नों में बता चुका हूं। अगर वस्तु के संदर्भ में क्रमबद्धता या वर्गीकरण कह रहा है तो वो किस अवस्था में आएगा? मूर्त संक्रिया। और यही अगर अमूर्त आपके रूप में प्रश्न दिए जाएंगे तो फिर वो आंसर हो जाता औपचारिक। तो आप याद रखेंगे, यहाँ वस्तुओं की बात की जा रही है तो आंसर हमारा हो गया बी, मूर्त संक्रिया अवस्था। तो हमारा आज का एमसीक्यू यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य साथियों को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि निःशुल्क और प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचे, और सीडीपी के जो प्रश्न आपके सीटीईटी, यूपीटीईटी में आ रहे हैं वो आप 100% सही करें, पूरी सटीकता के साथ और आत्मविश्वास के साथ। धन्यवाद।